आपको मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनाई हैं जिसके अंदर लोगों ने भयंकर दर्द का सामना किया, लेकिन आज जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा ना, उसके अंदर जो एक आदमी को दर्द दिया गया, यकीन मानिए उससे बुरा, उससे भयंकर और उससे दुखदाई मैंने आज तक कोई केस कवर नहीं किया और ना ही कोई आगे इससे भयंकर कुछ हो सकता है। जी हाँ, अगर आप अभी खाना खा रहे हैं तो प्लीज या तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए या फिर उसको बाद में खा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप खाना नहीं खा पाएंगे। एक बहुत ही भयंकर, ग्रूसम और दिल दहला देने वाली मर्डर स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये कहानी है द मर्डर ऑफ जेम्स प्राउट। इस कहानी को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के न्यू कासल सिटी में चलना पड़ेगा और यहीं पर रहा करता था जिमी प्राउट नाम का ये लड़का। अब आप इसकी थोड़ी कुछ पुरानी फोटोज देखिए और आपको ये देखकर लगेगा कि ये लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर क्या ही कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये वो लड़का था जिसका दिल टूट चुका था। इसकी गर्लफ्रेंड 2006 में इसे छोड़कर जा चुकी थी और 2006 के बाद से ही इस लड़के की जिंदगी लगातार बर्बाद होती गई। जी हाँ, उसके बाद ये कुछ बहुत ही अजीब से लोगों से मिला। अब ये अजीब लोग कौन थे उनके बारे में भी मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों ने इस आदमी को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। सन 2007 में जब ये जिमी न्यूकासल सिटी के ही द पीपल्स किचन सूप सेंटर में काम किया करता था, तभी वहां पर काम करते हुए एक आदमी इस किचन के अंदर आया और उसका नाम था जाहिद जमान। अब ये जाहिद जमान आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी लग रहा होगा और इसकी व्हीलचेयर वाली फोटो देखकर आपको ये लग सकता है कि शायद हो सकता है ये चल फिर ना सकता हो, लेकिन इससे बड़ा ढोंगी आज तक आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, अगर कोई इसे एक बार बात करता था तो वो इसके इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा फंस जाता था कि वो इसको तुरंत ज्वाइन कर लेता था। असल में ये आदमी अपने आप को एनिमल लवर, सोसाइटी का एक बहुत बढ़िया पिलर, सोशल वर्कर वगैरह बताया करता था और सबको यही कहता था कि तुम मेरे साथ जुड़ो और हम सभी मिलकर इस सोसाइटी को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। बहुत अच्छी बात थी, लोग इसके ऊपर विश्वास भी कर रहे थे और 2007 में भी यही सोचकर वो इस सूप सेंटर के अंदर घुसा था जिसके अंदर जेम्स काम किया करता था। अब वहां जाकर इसने सभी को अपना लेक्चर दिया कि मैं ऐसे ऐसे हूं और ये काम करता हूं, आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो प्लीज आप मेरे पास आ सकते हैं, हम सभी मिलकर काम करेंगे। ये जो व्हीलचेयर ये इस्तेमाल करता है, इसे देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये अपाहिज है, नहीं, इसे लोगों ने भागते हुए भी देखा है, व्हीलचेयर को छोड़कर बस पकड़ते हुए भी देखा है, फर्नीचर वगैरह का सामान खुद उठाकर पैदल चलते हुए भी देखा है। मतलब कि किस टाइप का ढोंगी था ये आज तक हमें समझ नहीं आया। ये जाहिद जमान असल में इंग्लैंड के पर्सी मेन रोल शील्ड्स के अंदर 35 हाउस नंबर में रहा करता था, लेकिन इसके आस पड़ोस जो लोग रहा करते थे वो इसे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये आदमी इतना वेला था कि किसी भी बात के लिए, लिटरली किसी भी बात के लिए ये पुलिस घर पर बुला लिया करता था। ऐसा कैसे हो सकता था? जी हाँ, इसके पड़ोसी ने ही बताया कि एक दिन इसके घर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर हमें नहीं पता कहां से आया था। तो जैसे ही ये आदमी अपने व्हीलचेयर पर बाहर निकला और देखा कि इसके घर के आगे पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसने किसी से पूछा तक नहीं कि ये पत्थर आखिर किसने रखा है, और वो बहुत छोटा सा पत्थर था, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इस आदमी को दिक्कत थी। ये वहां उस पत्थर के पास गया, इसने वहां खड़े होकर पुलिस को कॉल किया, पुलिस के आने का इंतजार किया। जैसे ही पुलिस आई, पुलिस वालों के आगे रोने लग गया और कहने लगा कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश करी है और ये पत्थर यहाँ मेरे घर पर आकर गिर गया है। प्लीज आप उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने पत्थर मुझे मारने की कोशिश करी है और इस पत्थर को भी यहाँ से हटवाओ, ताकि मैं अगर यहाँ से आऊं जाऊं तो मुझे लगे ना या फिर इसको टकरा कर मैं गिर ना जाऊं। ऐसे ऐसे उसके सवाल थे और मेरे ख्याल से वो पत्थर उसी का ही इंतजार तो कर रहा था कि ये आए बाबूजी बाहर और मैं इसको गिराऊं। खैर, दूसरी बात, ये आदमी अपने शरीर के ऊपर एक आगे छोटा सा कैमरा लगाकर व्हीलचेयर के ऊपर चला करता था। वो किस लिए? व्लॉग नहीं बनाता था ये, नहीं, व्लॉगर नहीं था ये कैमरा अपना इसलिए लगाकर चलता था व्हीलचेयर पर बैठकर बाबूजी, ताकि ये आने जाने वाले लोगों से लड़ाई कर सके और उन लड़ाई करते टाइम कहीं से भी बस ये प्रूव कर दे कि ये गलती उसकी नहीं है बल्कि सामने वाले की है। और बाद में उसका प्रूफ करने के लिए फुटेज भी दिखाया करता था, देखो मेरे आगे तो ये कैमरा लगा हुआ है और ये फुटेज देखो, तुम्हारी ही गलती है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर पुलिस को बुलाता और जस्ट बढ़िया काम चल रहा था इसका। लोगों को परेशान करना ही इसकी जिंदगी बन चुकी थी। असल में ये आदमी जिस घर के अंदर रहा करता था वो हाउस नंबर 35 में, ये घर इसका खुद का नहीं था। ये घर था के रेवर्थ नाम की एक महिला का, और ये महिला अपने पति से अलग रह रही थी। इसके बच्चे भी थे, वो भी यहाँ इसको छोड़कर जा चुके थे और इसके पति का इसके साथ डाइवोर्स हो चुका था।
2004 में तलाक हुआ था और उसके बाद से ही ये औरत अकेली रह रही थी और इसका अकेलापन ही इसे ले बैठा। अकेलापन दूर करने के लिए महिला डेटिंग साइट्स का इस्तेमाल किया करती थी, आदमियों को घर पर बुलाती और जस्ट फिर कुछ पुचू और बात खत्म यहीं पर। लेकिन ऐसी ही डेटिंग साइट पर उसे जाहिद जमान मिला, उसे भी उसने कुछ पुचू के लिए घर पर बुलाया। अब वो घर पर तो आ गया लेकिन घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार यहाँ के रेवर्थ को समझाने लगा कि हम दोनों कपल की तरह रहते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है यहाँ तुम्हें अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो। के रेवर्थ को भी यहाँ अकेलापन महसूस हो ही रहा था तो उसने यहाँ जाहिद जमान को अपने साथ रख लिया, दोनों साथ रहने लगे। लेकिन यहाँ लोगों ने बताया कि 2007 तक जब ये के रेवर्थ अकेली रहा करती थी तब तक इसका स्वभाव बहुत अच्छा था। ये हर वहाँ के सोशल कार्यक्रम में हिस्सा लिया करती थी, चर्च वगैरह में जाया करती थी, हर किसी की मदद किया करती थी। लेकिन जब से जाहिद जमान उसकी ज़िंदगी में आया तब से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा, बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करके रख रहा था। वो अगर घर से बाहर कदम भी रख रही थी, घर के अंदर सांस भी ले रही थी, तो भी वो जाहिद जमान से पूछ के ले रही थी। के रेवर्थ ने बताया कि जैसे ही 2007 में वो दोनों एक साथ रहने लगे थे तब से ही यहाँ जाहिद ने उसे मार पीटना स्टार्ट कर दिया था। और वो हाथ पैरों से तो बात ही नहीं करता था, सीधा बात करता था हथौड़े से। हथौड़ा लेकर वो यहाँ के रेवर्थ के पीछे पड़ जाता था और जस्ट फिर उसकी कुटाई होती यहाँ पर। उसने के रेवर्थ के बच्चों को भी यहाँ के रेवर्थ से मिलने से मना कर दिया और कहा कि अगर यहाँ कोई आया तो के रेवर्थ की जान ले ली जाएगी। दूसरी बात, उसने घर की हर खिड़की के ऊपर गत्ते लगा दिए ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति घर के अंदर ना देख सके और ये अंदर वाले व्यक्ति बाहर ना देख सके। अब एक के रेवर्थ का घर तो ये हो गया 35 हाउस नंबर। इसी के रेवर्थ का एक और घर था इस रोड से आगे चलकर तकरीबन 100 मीटर दूर और उस घर का नंबर था हाउस नंबर 75। अब ये 75 भी के रेवर्थ का ही था और इस घर को के रेवर्थ ने रेंट के लिए निकाला हुआ था। और इसी घर में अब किराए पर रहने के लिए आए हमारे जेम्स स्प्राउट। तो इसको ये घर कैसे मिल गया? तो असल में जब ये जाहिद उस किचन सूप में गया था यहाँ लोगों को अपना भक्त बनाने के लिए, तब यहाँ उसने जेम्स से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम उसको छोड़ो हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो यहाँ जिमी अकेला शिफ्ट नहीं हुआ था, असल में यहाँ वो इस किचन में काम करते हुए जेम्स की एक लवर बन चुकी थी जिसका नाम एन कॉर्बेट था। और ये एन कॉर्बेट और जेम्स स्प्राउट दोनों अब एक साथ रहने लगे थे और वहाँ अपना पुराना घर छोड़कर वो अब इस 75 हाउस नंबर में शिफ्ट हो चुके थे। सन 2012 का टाइम आ गया। सब कुछ यहाँ अभी तक तो लगभग ठीक ही चल रहा था, लेकिन सबका जो माइंड था वो अब जाहिद जमान कंट्रोल कर रहा था। और 2012 में यही जाहिद जमान एक और लड़की से फेसबुक पर मिला जिसका नाम मायरा वुड था। मायरा वुड घर पर रहा करती थी अपने परिवार के साथ, लेकिन इस जाहिद जमान ने धक्का करके उसे अपने पास बुला लिया और उसे भी इसी 75 हाउस नंबर में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ कमाल की बात देखिए, जो यहाँ जाहिद जमान से मिलता जा रहा था वो अपने अपने पेरेंट्स से करता जा रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे ही कोई भी यहाँ जाहिद जमान से मिलने आता वो सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स को गालियां देता फ़ोन पर ही और कह देता कि तुम्हारे बच्चे अब मेरे पास हैं, अब इन्हें ढूंढने की भी कोशिश मत करना। पता नहीं कैसे माँ बाप थे, अपने बच्चों को यहाँ से छुड़वाने भी नहीं आए। खैर 2013 में मायरा वुड को यहाँ शिफ्ट करने के बाद मायरा वुड के भी पेरेंट्स अब उससे कट चुके थे। अब यहाँ मायरा वुड का जो दिमाग था वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था जाहिद जमान। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सुनिए और आपको ये बात सुनकर पता लगेगा कि जाहिद जमान का अपने इस इलाके में कितना दबदबा था। वो यहाँ के रेवर्थ के घर पर एक डेटिंग साइट से मिलकर यहाँ पहुंचा था और उसने अब के रेवर्थ के घर पर अपना कब्जा ही कर लिया था। और ना सिर्फ उस घर पर कर लिया था बल्कि उसने यहाँ एन कॉर्बेट और जो बाकी के किराएदार यहाँ रहा करते थे उस घर पर भी अपना ही कब्जा कर लिया। सारा जो किराया था वो खुद यहाँ रखता था। और इससे भी कमाल की बात ये थी कि यहाँ जाहिद जमान ने 2013 तक आते आते के रेवर्थ के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी वो उसके घर में ही रह रहा था। लेकिन वो आपस में दोनों बात नहीं करते थे। बात करते थे जब ये पांचों इकट्ठा होते थे। क्यों इकट्ठा होते थे अब वो सुनिए। जाहिद जमान को छोड़कर बाकी चारों के दिमाग को अब कौन कंट्रोल कर रहा था? जाहिद जमान। तो ऑब्वियसली यहाँ जाहिद जमान डेली यहाँ पर 75 हाउस नंबर में जो किराए वाला घर था उसके अंदर जाता, साथ में के रेवर्थ को लेकर जाता और वहां पर एक मीटिंग करता। मीटिंग कैसी? अपने कल्ट गैंग की। जी हाँ, एन कॉर्बेट, जिमी स्प्राउट, मायरा वुड और के रेवर्थ के साथ मिलकर जाहिद जमान ने अपना 5 मेंबर्स वाला एक कल्ट गैंग बना लिया था।
और इस कल्ट गैंग का लीडर उसने खुद को बताया और कहा कि अब ये हमारा गैंग पूरी दुनिया में काम करेगा। सब बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े सपने दिखाए उसने कि वो क्या क्या करने वाला है। सब यहाँ उसके जाल में लगभग हिप्नोटाइज हो चुके थे और सब अब काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये नहीं पता था कि काम करना क्या है। यहाँ कमेंट्स में कोई भी जाहिद जमान को MLM वाला नहीं लिखेगा। ये कल्ट गैंग बनते ही यहाँ जाहिद जमान ने इस गैंग के रूल्स को निकाला, एक लिस्ट निकाली और इन रूल्स में लिखा हुआ था कि इस गैंग के मेंबर्स कभी भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, वो जो भी काम धंधा कर रहे होंगे उसे छोड़ देंगे, हमारे साथ रहेंगे 24 घंटे और जो हम कहेंगे वही करना होगा उन्हें। और इसके अलावा वो बाहर की दुनिया से कभी कोई बात नहीं करेंगे। अगर कोई मेंबर हमारे ग्रुप में जुड़ता है तो सिर्फ वो उसी से ही बात कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं। और इसी ग्रुप में शामिल था जेम्स प्राउट। अब मैं जेम्स को प्यार से जिमी कहूंगा। तो यहाँ जिमी का काम इस ग्रुप में सबसे लोवेस्ट था, मतलब कि वो जो मेंबर था वो इस ग्रुप का सबसे कमजोर मेंबर था। उसे इस ग्रुप के सबसे भद्दे काम करने के लिए दिए जाते थे। अब आप समझ लीजिए भद्दे इन द सेंस घर के काम करना, साफ सफाई करना, कमोड वगैरह साफ करना, सब कुछ। लेकिन यहाँ इतना ही नहीं था, पूरे ग्रुप के जो भी गलतियां होती थी बाकी के मेंबर से, वो सारी गलतियों का परिणाम कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ जिमी ही भुगतता था। गलती कोई भी करे, यहाँ जाहिद जमान जब पूछता कि ये गलती किसने करी है तो सभी घुमा फिराकर एंड में आकर जिमी के ऊपर उंगली कर देते कि यहाँ इसी ने तो किया है ये चीज। ना सिर्फ अभी ये लोग अपने ब्लेम्स जिमी के ऊपर लगा रहे थे बल्कि जिमी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे थे। और ये फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसे नॉर्मली नहीं निकालते थे बल्कि यहाँ बेचारे जिमी का खाना ही बंद कर देते थे। एक टाइम का नहीं, 2 टाइम का नहीं, कई दिनों का। आप खुद यहाँ देख लीजिए पहले लड़का कैसा था और यहाँ अब इस जाहिद जमान के साथ रहते हुए ये लड़का कैसा बन चुका था। 2015 का टाइम आ गया। अब तक यहाँ जिमी को सिर्फ और सिर्फ एक स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा ही बनाकर रखा जा रहा था। 2015 बहुत बुरा होने वाला था। क्योंकि जाहिद जमान यहाँ आता और अपना गुस्सा, जो कि वो गुस्सा एन कॉर्बेट के ऊपर करना चाहता था। क्योंकि एन कॉर्बेट ने अपना भाई बुला लिया था फ़ोन करके और वो कहने लगी थी कि क्यों ना मेरे भाई को भी इस ग्रुप में शामिल कर लें और इसी घर में वो रहेगा। तो जाहिद जमान को लगा ओके बुला लो। तो जैसे ही वो आया उसने घर के हालात देखे, जिमी को देखा, उसको ये लोग पसंद नहीं आए और उसने यहाँ ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन वो फिर भी 75 हाउस नंबर में रह रहा था इन लोगों के साथ ही। और इसी वजह से जाहिद को बुरा लग रहा था कि जब वो इस ग्रुप को ही नहीं ज्वाइन करना चाहता तो वो इस घर में क्यों रह रहा है। और इससे परेशान होकर एक दिन यहाँ जाहिद ने एन कॉर्बेट के भाई के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुमने मेरा कुछ सामान चोरी किया है, मेरे गैराज से टूल्स वगैरह चोरी किए हैं, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये चीज सुनकर उसका भाई डर गया बेचारा। वो सोचा कि ठीक है तुम यहाँ मरो पड़ो, मेरे को क्या है, मैं तो निकला। तो यहाँ वो इस सिचुएशन को वहीं छोड़कर अपना तामझाम उठाकर निकल लिया। अब वो तो निकल गया था लेकिन बाकी के मेंबर्स के अंदर गुस्सा था, इंक्लूडिंग एन कॉर्बेट, कि उसका भाई यहाँ आया था, एक मेंबर नया जुड़ने वाला था लेकिन वो यहाँ से चला गया है। अब इस गुस्से को वो कहाँ निकालेंगे? ऑब्वियसली जिमी प्राउट के ऊपर। नवंबर 2015 के टाइम पर यहाँ जिमी को खाना खाए काफ़ी टाइम हो चुका था। उसको याद ही नहीं था कि उसने अंतिम बार भरपेट खाना कब खाया था। जस्ट उसे दिन में एक आधा कुछ खाने के लिए आइटम दिया जाता तो दिया जाता, वरना वो भी नहीं था। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी, बिल्कुल लकड़ी हो चुका था वो सूख कर। और फिर भी यहाँ 2015 नवंबर में उसके साथ इतनी भयंकर मारपीट की गई कि उसके पूरे शरीर पर अब स्किन कम चोटों के निशान ज्यादा दिख रहे थे। जी हाँ, जगह जगह उसे चाकुओं से कुरेदा जा रहा था। उसे यहाँ पिछले काफी लंबे टाइम से भयंकर जरूरत थी डॉक्टर की, लेकिन फाइनली डॉक्टर मिला उसे 27 नवंबर के दिन। 27 नवंबर के दिन वो पहली बार यहाँ से निकलकर वहीं के सिविल हॉस्पिटल में गया और जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, वो डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान कि ये आदमी जिंदा कैसे है, अभी तक मर क्यों नहीं गया। क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान थे कि उसकी स्किन लिटरली नहीं दिख रही थी। इसके अलावा डॉक्टर ने बताया कि उसका एक कंधा यहाँ से उतरा नहीं हुआ था, टूटा हुआ था, और फिर भी वो उसे लेकर घूम रहा था। और जब यहाँ डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा कंधा कब टूटा, तो उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसका एक कंधा कब टूटा था। वो तो जस्ट उस टूटे हुए कंधे को ही लेकर अपने साथ घूमे जा रहा था। सोचकर देखिए उसको यहाँ कितना दर्द महसूस करना पड़ा होगा। ये तो यहाँ कुछ भी नहीं था जो आगे होने वाला था। यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे वापस अपने साथ ले गए ये जाहिद जमान एंड गैंग। और वापस लेकर जाने के बाद उनको लगा कि अब क्योंकि इसे डॉक्टर को दिखा दिया है, इसने दवाइयां ले ली हैं, तो इसके शरीर के अंदर अब स्ट्रेंथ आ गई है और ये अब हमारी और ज्यादा मार को भी टॉलरेट कर सकता है। और अब उनका जो वायलेंस था वो बदल चुका था सेक्सुअल वायलेंस में। 30 नवंबर 2015 के दिन जिमी ने यहाँ अपने फेसबुक
अकाउंट पर अपनी कुछ फोटोज पोस्ट करी और उसमें कहा लोगों से कि देखिए पहले की मेरी फोटोज देखिए और अब की देखिए, कितना डिफरेंस आ गया है मेरी बॉडी में, मैं बहुत पतला हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत है। वो बार बार यहाँ दिखा रहा था मेरा मुंह हर्ट हुआ है, मेरी बॉडी हर्ट हुई है, मेरा वेट लॉस हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। आने वाले महीनों में इसके ही सो कॉल्ड दोस्तों ने इसका बहुत बहुत भयंकर हाल कर दिया। सुबह उठते ही बाकी के 4 मेंबर्स यानी कि एन कॉर्बेट, जाहिद जमान, मायरा वुड और ये रे केवर्थ, इन चारों का यही काम होता था। सुबह उठते ही जेम्स प्राउड के पैरों को रस्सी से बांधना और ऊपर उन्होंने एक हुक लगा रखा था छत में, उस रस्सी को ऊपर टांगना और खींचना और खींचकर यहाँ जेम्स को उल्टा टांग देना और उल्टा टांगने के बाद यहाँ घर के अंदर और आसपास जितनी भी कंच की बोतलें पड़ी होती थी वो यहाँ कंच की बोतलें उठाकर लाते और जस्ट उसके सिर के ऊपर दे देकर मारते। इतना ही नहीं, जो मजबूत सुतलियाँ होती हैं आपने देखी होंगी कैन की या फिर कुछ भी प्लास्टिक की रस्सी टाइप जो होती है पतली पतली, उन रस्सियों से जेम्स के दांतों को पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे और तब तक खींचते जब तक उसके दांत बाहर नहीं आ जाते टूट टूट कर। ना सिर्फ उसके दांतों को बल्कि उसके मसूड़ों को ही बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये लोग अभी भी नहीं रुके। जाहिद जमान अपने साथ 2 डॉग्स लेकर आया। उसने 2 डॉग्स नए लिए थे और वो घर के अंदर उसके साथ रहते थे और एक दिन जाहिद जमान 75 हाउस नंबर में इन 2 डॉग्स के साथ आया और यहाँ जिमी को एक बंद कमरे में रखा, उसको नीचे लिटाया और दोनों डॉग्स को अंदर छोड़ दिया उस कमरे में। वो दोनों डॉग्स काटने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ उन दोनों डॉग्स ने जिमी प्राउड का रेप किया। लेकिन ये भी वो सबसे बुरी चीज नहीं थी जो अभी जिमी के साथ होने वाली थी। एक दिन ऐसा भी आया जब आम दिनों की तरह इन चारों ने मिलकर जिमी को उल्टा टांगा और उल्टा टांगने के बाद उसके सारे कपड़े निकाल दिए। ये रोज का हो चुका था और फिर यहाँ नया ये होने वाला था कि इन चारों में से किसी एक ने चाकू उठाया और यहाँ आपको भी पता ही होगा कि मेल्स के जो टेस्टिकल्स होते हैं, यहाँ 2 टेस्टिकल्स, उनमें से एक को यहाँ काट कर बाहर निकाला, पूरा लिटरली काट दिया 2 में से एक को और उस कटे हुए को एक बर्तन के अंदर रखा, पानी डाला और उसे उबाल दिया और बाद में वही उबला हुआ टेस्टिकल यहाँ जिमी के पास लाया गया, उसे नीचे उतारा गया, नीचे उतार कर बैठाया गया और उसके सामने वो टेस्टिकल उबला हुआ रखा गया बर्तन के अंदर और कहा गया खा ले, यही खाना है तेरा आज का। मजबूरन यहाँ जिमी प्राउड को अपना कटा हुआ एक टेस्टिकल खाना पड़ा। आप खुद सोच कर देख सकते हैं यहाँ वो किस भयंकर दर्द का सामना कर रहा था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज आस पड़ोसियों से निकलकर सामने आई जिसमें देखा गया कि ये चारों मिलकर कैसे यहाँ जिमी प्राउड को कभी धक्के मारकर उस घर में लेकर जा रहे हैं, कभी धक्के मारकर इस घर में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल एक पालतू जानवर को भी हम बहुत अच्छी तरह रखते हैं, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ये तो एक इंसान था, इसका नहीं रखा गया। जो फुटेज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे 5 फरवरी 2016 के दिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया था और इसमें देख सकते हैं आप कि एन कॉर्बेट, जी हाँ एन कॉर्बेट, जो कि सो कॉल्ड इसकी जिमी की ही गर्लफ्रेंड थी, वही गर्लफ्रेंड कैसे अब अपने पार्टनर को धक्के मार रही है सड़क पर और उसे लेकर जा रही है दूसरे घर में। और यहाँ आप देख सकते हैं बेचारे जिमी की क्या हालत हो रखी है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ही लग रहा है कि यह आदमी बहुत ज्यादा दर्द में है और इसे सख्त जरूरत है हॉस्पिटल की। इसके अलावा भी कई फुटेज निकलकर सामने आई थी जब यह जिमी जो सड़क के साइड में लगी होती है फेंस वगैरह, उनको पकड़ पकड़ कर बेचारा आगे चल रहा था, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जरा इस सीसीटीवी फुटेज में आप बेचारे जिमी प्राउड के एक्सप्रेशंस को देखिए। वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा, वो करहाना चाह रहा है लेकिन अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता। जिस दोपहर को ये इसे पकड़कर इस तरह से 35 नंबर हाउस में लेकर गए थे, उसी रात ये इस घर से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए और अब की बार ये 3 नहीं थे बल्कि 5 वापिस आए थे। और जाहिद जमान भी यहाँ अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर, इस जाहिद जमान को मैं जब भी इस वीडियो में देख रहा हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप चाहे मुझे गलत कहें, चाहे मुझे कुछ भी कहें, मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर गुस्सा करने का, लेकिन फिर भी लिटरली यहाँ मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर जब भी मैं इसको इस वीडियो में देख रहा हूँ। जिस रात ये सीसीटीवी रिकॉर्ड हुई थी उसके सिर्फ 3 दिनों बाद ही जिमी प्राउड इस दुनिया से अलविदा हो चुका था, वो मर चुका था। एग्जैक्ट डिटेल्स उसके साथ क्या हुआ था
उसके अंतिम मोमेंट्स में, अंतिम घंटों में उसके साथ क्या हुआ था, क्या किया गया था इन चारों द्वारा, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। क्योंकि बाद में जब ये पकड़े गए थे सभी, तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि वो जिम्मेवार है, वो कर रहा है, वो कर रही है, सब कुछ ये ऐसा ही कर रहे थे। एग्जैक्ट किसी ने कुछ नहीं बताया, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाया कि अंतिम मोमेंट्स में जिमी के साथ क्या हुआ। 9 फरवरी की यहाँ सुबह सुबह 5 बजे एन कॉर्बेट ने यहाँ जाहिद जमान को एक मैसेज किया और उसमें लिखा हुआ था दैट बास्टर्ड हैड मी अवेक ऑल फकिंग नाइट। हो सकता है यहाँ पर तीनों महिलाओं ने ही मिलकर उसका कत्ल कर दिया हो जाहिद जमान के कहने पर। जो निशान यहाँ पर उसकी लाश पर मिले थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह पर कोई कपड़ा वगैरह बांधा गया हो, और ऐसा ही शायद हो भी सकता है, उन्होंने कपड़ा बांधा हो और जब उस कपड़े को हटाकर देखा हो यहाँ जिमी मर चुका था। इस मैसेज के भेजने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही यहाँ जाहिद जमान और के रेवर्थ अपने घर से निकलकर बाहर गए एक व्हील चेयर के साथ, और ये व्हील चेयर लेकर सीधा वो 75 हाउस नंबर में गए और वहां पर वो बाकी की दोनों औरतें तैयार थी जिमी के शव के साथ। उन्होंने एक स्लीपिंग बैग के अंदर जिमी के शव को पैक किया और उस बैग को भी डबल कर दिया ताकि जो स्मेल है वो बाहर ना आए। और उस बैग को डबल करने के बाद ये व्हील चेयर जो यहाँ से जाहिद जमान लेकर गया था अपने साथ, उस व्हील चेयर के ऊपर उस लाश को बैठाया और ये चारों जाकर उस लाश को तकरीबन 100 मीटर दूर ही सिर्फ एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था जो कि एक पुल के नीचे था, और वो पुल वहां नदी के बराबर में बना हुआ था, छोटी सी नहर सी थी वो, और उसके ऊपर एक पुल बना था और उस पुल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था। और ये सभी गए और उस कूड़े के ढेर में उस लाश को फेंक कर आ गए। सुबह सुबह उन्होंने यहाँ एक कांड किया और शाम होते होते ये चारों आराम से बॉन फायर लगाकर बैठ गए। बॉन फायर आपको पता ही होगा कि बस लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बीच में आग जलाकर आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ ये भी चारों इकट्ठा हुए 75 हाउस नंबर के गार्डन में। वहाँ इकट्ठा होकर ऑब्वियसली यहाँ वो बॉन फायर सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि यहाँ वो जिमी से रिलेटेड अपना हर सबूत जला सकें, उसे नष्ट कर सकें। इतना ही नहीं, तकरीबन 3 दिनों का समय बीत गया और अभी तक वो लाश किसी ने नहीं देखी थी। 3 दिनों बाद इनमें से पता नहीं कौन वापस उस लाश के पास गया, क्योंकि यहाँ जो जिमी प्राउड को कपड़े डलवाए गए थे उन कपड़ों में यहाँ जिमी का एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था और वो क्रेडिट कार्ड तो निकालना भूल ही गए थे। तो इनमें से पता नहीं कौन उस लाश के पास गया और उस क्रेडिट कार्ड को बाहर निकाल कर लेकर आया और वहीं वापस उस लाश को छोड़ दिया। वापस आकर यहाँ उस क्रेडिट कार्ड से उस दिन कई सारे ट्रांजैक्शन किए गए। ये नहीं पता कि इन चारों में से किसने किए थे, क्योंकि बाद में चारों एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम कर रहे थे। और अब ये टाइम था बहुत बहुत तगड़ा ड्रामा करने का। जी हाँ, ये चारों मिलकर आस पड़ोस में जितने भी घर थे उनको खटखटा कर अब ये पूछ रहे थे कि क्या किसी ने यहाँ हमारे दोस्त जिमी प्राउड को देखा है, क्या वो यहाँ से गायब हो चुका है, इतने दिन हो चुके हैं वो यहाँ हमें मिला नहीं। ड्रामे कर रहे थे बहुत तगड़े। तकरीबन 1 महीने का समय बीत गया और 1 महीने के समय के बाद यहाँ अभी तक वो लाश उसी कूड़े के ढेर में रखी हुई थी। किसी ने उसको नोटिस तक नहीं किया और स्मेल आई नहीं, क्योंकि उसके ऊपर डबल स्लीपिंग बैग चढ़े हुए थे। खैर, 1 महीने बाद ये जो 4 मेंबर थे अब इनके अंदर ही फूट पड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ एन कॉर्बेट जो कि जिमी की ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड थी, वो अब यहाँ जाहिद जमान और बाकियों को कहने लगी थी कि मैं और ऐसे नहीं जी सकती, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और सब कुछ बता दूंगी। लेकिन यहाँ जाहिद, इस पूरे घटना का सबसे घटिया आदमी, उसने यहाँ अब प्लान बना लिया कि वो इस एन कॉर्बेट को ही पूरी तरह से फंसा देगा। जी हाँ, उसने एन कॉर्बेट को कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, आराम से सारे साथ में ही चलेंगे और सब जाकर वहाँ सरेंडर कर देंगे। और इन 2 दिनों में उसने एक बहुत ही घटिया सा प्लान बनाया अपना, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा। जी हाँ, उसने 2 दिनों बाद पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे आप हमारे घर आ जाइए तुरंत, क्योंकि यहाँ एन कॉर्बेट नाम की लड़की ने मुझे मारने की कोशिश करी है। और जैसे ही यहाँ पुलिस उसके घर पहुँची जाहिद जमान से बात करने के लिए कि हाँ बताइए क्या हुआ है, तो यहाँ जाहिद जमान ने कहा कि ये देखिए ये एन कॉर्बेट है और इसने मुझे बोतल से मारने की कोशिश करी है और ये बोतल का कांच भी उसने साइड में तोड़कर गिरा दिया था और कहा कि बोतल का कांच भी यहाँ बच गया हूँ मैं, वरना ये बोतल अगर मेरे लगती तो मैं मर जाता। अब एन कॉर्बेट उसे देखकर और ज़्यादा हैरान कि ये बाबूजी ये क्या बोल रहा है, मैंने कभी इसे मार दिया। अपनी बात पर अड़ा हुआ है जाहिद कि हाँ इसने मुझे मारने की कोशिश करी है। और उसके बाद ये पुलिस वालों को साइड में ले गया और कहने लगा कि जनाब देखो, ये तो मुझे मारने आई थी, लेकिन मारते मारते इसके हाथ से 3 पेजों का लेटर जो था वो गिर गया और उसको अभी तक पता नहीं है कि इसका लेटर ये मेरे पास है और आप इस लेटर को पढ़ो, आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं एन कॉर्बेट हूँ और मैंने ही यहाँ जिमी प्राउड को इस तरह से पूरा तरीका लिखा हुआ, पूरा डिटेल्ड कि मैंने जिमी प्राउड को कैसे मारा।
एन कॉर्बेट यहाँ बता रही है और बाद में यहाँ एन कॉर्बेट की वो कॉन्फेशन टाइप लेटर जो थे वो जाहिद जमान ने खुद अपने हाथों से लिखे हुए थे। और यहाँ अब जाहिद का पूरा प्लान था कि वो इस पूरे मर्डर केस में एन कॉर्बेट को ही अंदर करवा देगा, लेकिन किस्मत से पुलिस ने कोई माल नहीं फूका हुआ था। उनको समझ आता है कि ये क्या चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जैसे ही चारों तरफ देखा वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और एन कॉर्बेट को भी वहीं पूछ लिया कि बता क्या बीमारी है, जिमी प्राउड को क्यों मारा। तो उसने भी कह दिया बाबूजी किसने मारा, चारों की गलती है, चारों ने मारा, मैंने अकेली ने नहीं मारा। तो बाद में यहीं से अब स्टार्ट होता है ब्लेमिंग का काम। वो उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, वो उसके ऊपर कह रहा है उसने मारा। कोई ये कह ही नहीं रहा कि मेरी गलती है यहाँ पर। खैर 27 मार्च 2016 के दिन जाहिद जमान, के रेवर्थ, मारिया वुड और एन कॉर्बेट चारों को झप लिया गया पुलिस द्वारा। और इसके बाद यहाँ उन्होंने जिमी की लाश को भी बरामद कर लिया और उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। ऑटोप्सी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा ग्रूसम थे, इतने ग्रूसम कि आज तक उनको पब्लिक भी नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत गंदी तरह से इस जाहिद जमान एंड गैंग ने उसके साथ अप्राकृतिक काम किए हुए थे। आज तक ये समझ नहीं आया कि असल में कौन इसके पीछे जिम्मेवार था और अंतिम मोमेंट्स में जिमी के साथ कौन था जब उसकी मौत हुई। ये बात यहाँ पक्का थी कि जाहिद जमान और एन कॉर्बेट तो पक्का मौजूद थे जब जिमी प्राउड का मर्डर किया जा रहा था, और इसीलिए यहाँ उनके ऊपर तो मर्डर का चार्ज फिक्स हो गया। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। वैसे तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना रखी है, लेकिन वो 33 सालों बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है और देखेंगे उसे 33 सालों बाद पैरोल मिलेगी या नहीं। जबकि यहाँ एन कॉर्बेट को 27 साल तो कम से कम जेल में बिताने ही है और उसके बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है। पता नहीं किन कारणों की वजह से यहाँ मायरा वुड और के रेवर्थ के ऊपर ये प्रूव नहीं हो पाया कि उन्होंने यहाँ मर्डर किया है जिमी प्राउड का, और यहाँ इसीलिए उनके ऊपर मर्डर असेसरी का जुर्म साबित हुआ और यहाँ के रेवर्थ को 12 साल और मायरा वुड को 9 सालों की सजा सुनाई गई। लेकिन सिर्फ 5 सालों बाद ही यानी कि 2021 में ही ये दोनों बाहर आ गई थी जमानत पर, और ये अभी भी बाहर ही हैं, जबकि इनके 2 बाकी के साथी यानी कि जाहिद जमान और एन कॉर्बेट वो अभी तक अंदर ही हैं। यकीन मानिए जब मैं इस कहानी के ऊपर सर्च कर रहा था तो बहुत बुरा लग रहा था दिल से कि आखिर क्या हुआ उस बेचारे के साथ। आज से आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज भी मिलेंगे कि कहाँ से इनकी जानकारियाँ उठाई जाती हैं, तो जिनको भी फेक लगती हैं ये चीज़ें तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके उनकी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो अभी आपका काम है, आप जाकर देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं, उस न्यूज़ को, उन आर्टिकल्स को, कि जहाँ से मैं जानकारियाँ उठाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज की रील्स बनाता हूँ, बहुत ग्रूसम होती हैं वो भी, और आज एक नई रील आने वाली है, तो वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट ख्याल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।